प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का बघेल ट्यूटोरियल्स की इस समसामयिक घटना की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है, आप यहां देख पा रहे हैं कि हसदेव अरण्य क्षेत्र आज हम लोग का विषय है। आज हम लोग हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन को लेकर जो आंदोलन हो रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय अब राज्य स्तर से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर इसके संदर्भ में वाद विवाद किया जा रहा है। तो अगर यह विषय राष्ट्रीय स्तर का बन गया है तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसके हर एक बारीकियों पर हम लोग नज़र डालते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आप देख रहे हैं कुछ युवती हैं और यह पेड़ से चिपककर वनों को बचाने का संदेश यहाँ से दे रहे हैं। इसकी शुरुआत चिपको आंदोलन से हुई थी। चिपको आंदोलन के दौरान भी जो आंदोलनकर्ता थे पेड़ों से चिपककर पेड़ों को बचाने का संदेश देते थे। कुछ ऐसे ही आंदोलन राजस्थान में भी खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया था। तो हसदेव अरण्य क्षेत्र आंदोलन में अभी तक क्या कुछ हुआ है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। ये जो हसदेव अरण्य क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह एक कोयला खनन क्षेत्र है और ये इसको मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो कोयला खनन के कारण ही आंदोलन हो रहे हैं और उसी को हम लोगों को समझना है। हसदेव अरण्य के जंगलों को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। पिछले एक साल में इस क्षेत्र में खनन के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कुछ अभी भी खनन को पूरी तरीके से रोकने का मांग कर रहे हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन के खिलाफ आंदोलन वर्ष 2010 में प्रारंभ हुआ था और वर्ष 2022 में 6 अप्रैल के बाद यह आंदोलन अपने पूर्ण वेग में चला और पूर्ण वेग में चलने का परिणाम हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ा और वहां पर आवंटित कोल ब्लॉक को रद्द किया गया। तो इसी बीच देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 26 जुलाई को लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल आवंटन को रद्द करने के लिए एक संकल्प प्रस्तुत भी किया था, जिसको विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। ये आप देख रहे हैं कि यह जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल है, यह जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है 5वीं अनुसूची में शामिल है और 5वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब है कि यहाँ पर पेशा अधिनियम 1996, पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल एरियाज 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 भी यहाँ लागू रहता है। और कोयला खनन करके इन जो अधिनियम है इनका उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आंदोलनकर्ताओं का कहना है। तो आइए दरअसल हम लोग हसदेव अरण्य क्षेत्र को मैप से समझने का प्रयास करते हैं साथियों, और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो उससे पहले ये जान लेते हैं, देखिए यह खबर में तब आया जब 26 जुलाई को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में लोरमी के विधायक जो बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में शामिल है धर्मजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयले खनन के रोकथाम के लिए एक संकल्प प्रस्तुत किया और वह संकल्प सर्वसम्मति से पास हुआ। जो धर्मजीत सिंह जी हैं वह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से संबंधित रखते हैं और यह एक अशासकीय संकल्प है और जनता कांग्रेस के 3 ही सदस्य हैं विधानसभा में और 3 सदस्यों के साथ एक संकल्प का पास हो जाना, यानी इस संकल्प के प्रस्ताव के सहमति में यहाँ की सरकार यानी यहाँ की जो सबसे बड़ी दल है विधानसभा में और जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी साथ में थे। कोई भी दल इसके विरोध में खड़ा नहीं हुआ और जब किसी विधानसभा से, जब किसी संसद से अशासकीय संकल्प या विधेयक प्रस्तुत
होता है और अगर वह पारित हो जाता है तो माना जाता है कि यह विधानसभा की अभिव्यक्ति थी, क्योंकि शासकीय संकल्प तो आसानी से पारित हो जाते हैं क्योंकि विधानसभा में बहुमत होता है, लेकिन अशासकीय प्रस्ताव का मतलब होता है वह प्रस्ताव जो मंत्री परिषद को छोड़कर किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया गया है और वह सदस्य जो यहाँ की सरकार है उस दल से भी संबंधित हो सकता है, विपक्षी दल से भी संबंधित हो सकता है या किसी अन्य दल से भी संबंधित हो सकता है। तो यह देख रहे हैं, यह लोरमी के विधायक हैं और इनका नाम है धर्मजीत सिंह और इन्होंने ही 26 जुलाई को एक संकल्प प्रस्तुत किया था जो हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन को प्रतिबंधित करता है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लोरमी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक धर्मजीत सिंह ने संकल्प पेश किया और ये जो धर्मजीत सिंह है यह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से संबंधित है और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 3 ही विधायक हैं और उन 3 विधायकों में से एक है धर्मजीत सिंह जी। और ये जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने किया था। श्री सिंहदेव जो ये जो है धर्मजीत सिंह जी यह आंदोलनकर्ताओं के पक्ष में हैं और ये पक्ष में क्यों हैं ये भी तो समझने की आवश्यकता है। ये पर्यावरण के हितों का ध्यान रख रहे हैं कि अगले साल चुनाव है उसको ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है वह एक आदिवासी बहुल जिला है, वहाँ पर व्यापक तौर पर जनजातियों की संख्या पाई जाती है। उस क्षेत्र पर ही नहीं छत्तीसगढ़ में 30.62% आबादी जनजातियों की है, तो इसके जरिए कहीं चुनाव लाभ लेने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा है, ये भी तो सोचने की जरूरत है। तो इनका क्या उद्देश्य है यह निर्णय लेना आप लोगों का कार्य है, तो ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ क्या हुआ है आगे चलते हैं और देखते हैं कि हसदेव अरण्य क्षेत्र कहाँ है। तो ये आप देख रहे हैं कि यह हसदेव नदी है। यह हसदेव नदी कोरिया जिले के देवगढ़ पहाड़ी से जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है वहां से निकलकर 176 किलोमीटर की दूरी तय करके महानदी में केरा नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। और इस नदी का जो यह वाला क्षेत्र देख रहे हैं यही हसदेव अरण्य क्षेत्र है। तो हसदेव नदी के आसपास के क्षेत्र को हसदेव अरण्य क्षेत्र कहा जाता है। यह जो क्षेत्र है यह हरियाली युक्त है, यहाँ पर घने वृक्ष हैं, यहाँ पर जीव जंतुओं की चहकने की मधुरम आवाज आती है। यहाँ पर आप आदिम युगीन जनजातियों की परंपरा संस्कृति को भी देखेंगे, लेकिन इस चहकते जीव जंतुओं के बीच, इस हरियाली के बीच और इन जनजातियों के बीच इनके जमीन के अंदर काला हीरा का भंडारण है। काला हीरा का अर्थ क्या है तो कोयला है और यह जो कोयला है यह कोयला स्टील इंडस्ट्री के लिए, यह जो कोल होता है स्टील सेक्टर के लिए और एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से एनर्जी सेक्टर के लिए। छत्तीसगढ़ की लगभग 88% ऊर्जा कोयले से ही बनती है, यानी कि थर्मल एनर्जी है। इसी तरीके से पूरे भारत भर की जो ऊर्जा उत्पादित होती है उसमें से 58% हिस्सा लगभग कहाँ से आता है तो कोल से ही आता है। तो हम लोग को एनर्जी के उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। एनर्जी यानी कि यहाँ सीधा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयले की आवश्यकता है। तो कोयले कहाँ से निकालेंगे तो हसदेव अरण्य क्षेत्र के जमीन के नीचे से। तो जमीन के नीचे से निकालना है तो जंगलों को काटा जाएगा तभी तो उसको निकाला जाएगा ना, और जो जहाँ से निकाला जाएगा वहाँ तो काटा ही जाएगा, साथ में रोड के लिए, इमारतों के लिए, भंडारण के लिए भी स्थान चाहिए, तो उन स्थानों के पेड़ को भी काटे जाएंगे। और जब ये पेड़ काटे जाएंगे तो उस वक्त हम लोग यह भूल गए कि उन जो जंगल है उसमें जीव जंतु भी रहते हैं, वे कहाँ जाएंगे। उन्हीं जंगलों पर आश्रित आदिवासी समुदाय है, वही उनका निवास स्थल है, वही उनका
आजीविका का साधन है तो वे कहाँ जाएंगे यह हम भूल गए। और साथ में ये जो पेड़ कट रहे हैं वह जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कार्बन अवशोषक का भी कार्य करते हैं, वो भी तो खत्म हो जाएंगे। तो इसी को लेकर इसी समस्या के समाधान के लिए यहाँ का जो आदिवासी समूह है वह आंदोलन कर रहा है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। और ये जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है, ये बांगो डैम आप देख रहे हैं जिसको मिनी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो यही हसदेव अरण्य क्षेत्र है और यहीं पर आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर कोयला खनन को प्रतिबंधित करने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हसदेव अरण्य क्षेत्र क्या है। हसदेव अरण्य क्षेत्र, अरण्य का अर्थ जंगल है। हसदेव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है और उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में 1878 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हसदेव नदी महानदी की एक सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ में निकलती है और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो हसदेव अरण्य क्षेत्र की महत्ता को जान लेते हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो इस नदी पर आप देख रहे हैं कि बांगो डैम बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम है। यह जो बांगो डैम है दो दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो इसका जो है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये जो बांगो डैम है जिसको मिनी माता डैम के नाम से भी जाना जाता है, तो बांगो डैम दो तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो सिंचाई के लिए, अगर जांजगीर जिला सबसे अधिक सिंचित जिला है तो वह बांगो डैम के कारण ही है। तो बिलासपुर में, कोरबा में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में जो सिंचाई होती है उसमें बांगो डैम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और दूसरा है तो पेयजल की आपूर्ति के लिए। तो पेयजल की आपूर्ति बिलासपुर को, जांजगीर चांपा को, कोरबा को, रायगढ़ को कहां से प्राप्त होती है तो बांगो डैम से। अगर इस क्षेत्र में कोयले का खनन होगा तो कोयले के खनन के कारण बांगो डैम खतरे में आ जाएगा। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो भूमि क्षरण ज्यादा होगा और बांगो डैम में अवसाद और गाद का बृहत मात्रा में जमा हो जाएगा, जो वहां पर जमा हो जाएगी। अगर भूमि क्षरण होगा, पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी बहकर डैम में जाएगी और वहां गाद की समस्या खड़ी हो जाएगी। गाद यानी कि सिल्ट, और सिल्ट को अवसाद कहा जाता है। अवसाद में क्ले भी आएगा, सैंड भी आएगा, ये सभी जाकर डैम में जमा होंगे और डैम उथला हो जाएगा और उसके जल ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाएगी। साथ में कोयला खनन के कारण कई प्रकार के विषैले जो रसायन होते हैं वो भी जल के साथ बहकर डैम में आएंगे और जब वह पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए जाएंगे तो मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालेंगे। तो इस क्षेत्र में जो खनन होगा उसका बड़ा प्रभाव इस बांगो डैम में आएगा। यही दो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। और यह जो एक क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के अनुसार यह एक हाई बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार के समृद्ध जीव जंतुओं एवं पादपों की संख्या पाई जाती है और अगर यहाँ डैम बनाया जाएगा तो यहाँ के जैव विविधता को खतरा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मैकल पर्वत श्रेणी को और छोटा नागपुर के पठार को जोड़ता है और यह एक महत्वपूर्ण हाथी विचरण क्षेत्र भी है। तो अगर इस क्षेत्र में खनन गतिविधि होगा तो हाथी का विचरण भी प्रभावित होगा और परिणाम क्या होगा कि हाथी मानव संघर्ष देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ देखने को मिल ही रहा है कि जो अन्य खनन गतिविधियां हैं वो हाथी मानव संघर्ष को यहाँ बढ़ा रही है। तीसरा है यह महत्वपूर्ण कार्बन अवशोषक का कार्य करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हाथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कार्बन अवशोषक का, और उससे भी बड़ा जरूरी है वनवासियों के आय का स्रोत है। वनवासी जंगल में ही निवास करते हैं और जंगल के संसाधनों पर ही आश्रित होते हैं। वह कंपनी तो कुछ दिन तक कोयला खनन करेगी और निचले स्तर पर वहां के लोगों को रोजगार भी दे देती है। अधिकांश लोग तो बेरोजगार ही हो जाते हैं, लेकिन वह कंपनी तो कुछ दिन बाद चली जाएगी और वहां के वन संसाधनों का पूर्णतः नष्ट करके। तो वहां के लोग क्या करेंगे? तो यह जो क्षेत्र है वनवासियों के आय का जरिया भी है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कब से शुरू हुआ कोयला खनन को लेकर विवाद। तो यह विवाद कब से शुरू हुआ? तो वर्ष 2010 से। वर्ष 2010 में जो भारतीय जो हम लोग का पर्यावरण मंत्रालय है, भारत सरकार
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार है, उसने देश के समस्त कोयला क्षेत्रों को 2 भागों में बांट दिया। एक तो बना क्या, गो जोन, और दूसरा बना नो गो जोन। एक बना गो जोन और एक बना नो गो जोन। तो ये जो हसदेव अरण्य क्षेत्र हैं वहां पर 22 कोल ब्लॉक हैं और वो 22 की 22 कोल ब्लॉक नो गो जोन में स्थित है, यानी कि यहाँ पर खनन गतिविधि नहीं होगी और यहाँ पर खनन गतिविधि होगी। तो लेकिन एक साल बाद क्या होता है साथियों कि इस 22 में से 7 पर खनन की अनुमति दे दी जाती है और वर्तमान में इसमें से 2 संचालित हैं। कौन कौन से, तो परसा ईस्ट, केटे बासान और चोटिया, ये 2 संचालित हैं और इसके खिलाफ यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी साल मदनपुर दक्षिण और ये जो गिद्धमुड़ी है वहां पर भी 2 कोल आवंटन किया गया। किसको किसको किया गया था, तो आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी। ये जो कंपनी होती है कोल का आवंटन ले लेती हैं और फिर खनन के लिए किसी दूसरे कंपनी को हायर करती हैं। लेकिन जैसे ही यह आवंटन हुआ वहां के लोगों ने आंदोलन तेज कर दिया। वहां का जो आंदोलन है उसकी जिम्मेदारी हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के ऊपर है। उसने अपने आंदोलन को बढ़ाया और आंदोलन का परिणाम हुआ कि छत्तीसगढ़ में 26 जुलाई को धर्मजीत सिंह जी ने एक संकल्प प्रस्ताव लाया और यहां पर आवंटित कोल को रद्द करना ही पड़ा। किसने रद्द किया, तो केंद्र सरकार ने। यहां से संकल्प पारित होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार ने यहां पर जो आवंटित किया गया था उसको रद्द किया। आगे देख रहे होंगे तो यह जो संकल्प प्रस्ताव लाया था धर्मजीत सिंह जी ने, तो उसमें क्या है उसको देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर 4 अन्य ब्लॉकों को भी रद्द किया गया है और इसमें इस संकल्प में ये भी कहा गया है कि जो हसदेव नदी और मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र पर जो अन्य खनन ब्लॉक हैं उनको भी कैंसिल किया जाए। तो यहाँ पर और जानकारी लिखी होंगी, इसको आप पढ़िएगा क्या क्या है संकल्प में। और ये भी कह रहे हैं कि इस संकल्प में कि जो और भी जो पहले से आवंटित कर दी गई हैं उनको भी रद्द किया जाए। और क्यों रद्द किया जाए ये आगे बताएंगे, उसको सीख लेते हैं। तो अभी अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी तो ये जो मदनपुर वाला था और जो गिद्धमुड़ी थी वह तो कैंसिल हो गया है, तो क्या आने वाले समय में यह चालू नहीं होगा क्या? ये भी तो एक प्रश्न है कि इस संकल्प के पारित होने से क्या वनवासियों को इस चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए कि यहाँ कोयला का खनन नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ तथ्यों पर नजर डालना पड़ेगा। जब केंद्र में चाहे छत्तीसगढ़ की मुख्य दल जो हैं, जो राष्ट्रीय दल भी हैं, उन दोनों की सरकार जब केंद्र में थी तो दोनों ने ही हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन का समर्थन किया हुआ है। छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान सरकार है वह कह रही है यह तो खनन की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, क्योंकि जो माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 है उसके तहत खनन की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। और तो इसीलिए भूपेश बघेल की सरकार कह रही है कि खनन आवंटित करने का कार्य केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार ने वहां आवंटित किया था, हमको क्यों बोल रहे हो? जबकि केंद्र सरकार का कहना है या उस दल से जुड़े लोगों का कहना है कि खनन के लिए केंद्र सरकार ने भी तो अनुमति प्रदान की है, तो वो भी इस प्रक्रिया में साथ है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो आने वाले समय में आप बने रहिएगा कि क्या यहाँ पर होता है, क्योंकि सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है और विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है। लेकिन साथियों यह जाल है आम आदमी के लिए। ये दोनों ही दल उस क्षेत्र में कोयले का खनन करना चाहती हैं और उस कोयले के खनन से विशाल मात्रा में धन अर्जित करना चाह रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को ही छत्तीसगढ़ सरकार ने मदनपुर में और गिद्धमुड़ी में कोल आवंटन के लिए पर्यावरण को मंजूरी दी थी, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ही। तो छत्तीसगढ़ सरकार भी तो इन्वॉल्व है, केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है, यानी दोनों दल हैं यहाँ पर। दोनों ही दल चाहते हैं कि वहां खनन हो। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो ये भी कह चुके हैं साथियों कि ये जो है
अगर कोयला नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी। और इस संकल्प प्रस्ताव में यह भी बताया गया है अगर हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयले का खनन होगा तो लगभग 8 लाख पेड़ गिराए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यह भी अफवाह है, वह 8 लाख नहीं 8,000 है। तो आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी आप अपनी कड़ी निगाह बनाए रखिएगा। आगे देख लेते हैं जो हसदेव बचाओ संघर्ष आंदोलन है उनका कहना क्या है। वे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितना भी कोयला है यानी कि यहाँ पर 59,907 मिलियन टन के आसपास छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडारण है, उसका मात्र 10% हसदेव अरण्य क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप बाकी क्षेत्रों में खनन करिए ना, हसदेव अरण्य क्षेत्र में क्यों? क्योंकि यह बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो कोई और आप तलाश कर लीजिए। 10% के पीछे क्यों पड़े हैं, 90% के पीछे जाइए ना। आगे कहता है हसदेव बचाओ संघर्ष आंदोलन कि ये जो क्षेत्र है यह जोड़ता है छोटा नागपुर को और किसको, तो मैकाल को। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण प्रवासी जंतुओं का क्षेत्र है, तो इसीलिए भी इसको बचाया जाए। और खनन गतिविधियों के कारण ही मानव हाथी संघर्ष यहाँ पर बढ़ रहा है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है और खनन गतिविधियां यहाँ रुकनी चाहिए, ऐसा वहाँ बोला गया है। और यह एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है और इसके द्वारा जारी कोई भी प्रपत्र पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खनन के पक्ष में तर्क क्या है कि विद्युत के लिए कोयला तो चाहिए और जब वहां उद्योग लगेंगे, खनन उद्योग लगेंगे तो वहां के लोगों को तो रोजगार मिलेगा। तो निर्णय आपको लेना होगा कि खनन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको दोनों पक्षों के तर्क को देखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जहां खनन हो रहा है वहां हाथी मानव संघर्ष चल रहा है। कारण क्या है, खनन ही है। और हसदेव अरण्य क्षेत्र में और खनन होगा तो यह संघर्ष और बढ़ती दिखाई देगी। तो छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में ही लेमरू हाथी रिजर्व है और उसका क्षेत्रफल 1995.48 वर्ग किलोमीटर है। और यह कौन कौन से वन मंडल में विस्तृत है, तो कोरबा में, कटघोरा में, सरगुजा में, धर्मजयगढ़ में। और इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2019 को। और इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, तो 2021 को। और इस लेमरू हाथी रिजर्व का उद्देश्य क्या है, जो हाथी मानव संघर्ष को कम करना और पर्यावरण का संरक्षण करना, यह इस लेमरू हाथी रिजर्व का क्या है, उद्देश्य है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।